सुप्रभात प्रिय प्रतियोगी छात्रों। आज हम टीजीटी और पीजीटी नेट जीआरएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने 38 प्रश्नों का अध्ययन किया है। शेष बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन इस क्लास में कर रहे हैं। आइए तो शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली में उर्दू को शामिल कौन लेखक करना चाहते थे? खड़ी बोली में उर्दू को कौन लेखक शामिल करना चाहते थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद खड़ी बोली में उर्दू को शामिल करना चाहते थे। यही जो है हिंदी को जो विद्यालयों में प्रवेश दिलाए, पाठ्यक्रम बनाए, हिंदी को बनवाए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये हिंदी को उर्दू शामिल करना चाहते थे, हिंदी में उर्दू मिश्रित बनाना चाहते थे, मिश्रण करके। और यहाँ पर 40वां प्रश्न में खड़ी बोली को संस्कृतनिष्ठ बनाने के पक्ष में किसका मत था? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह चाहते थे कि खड़ी बोली में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाए, मिला जुला। और वहीं पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद चाहते थे कि उर्दू को खड़ी बोली में शामिल किया जाए, मिला के बोला जाए। इस प्रकार शुद्ध जो है दोनों लोग बोलने की बात नहीं करते थे। और अगला प्रश्न देखिए, किस युग के सभी लेखक पत्रकार थे? तो भारतेंद्र युग मात्र एक ऐसा युग है जिसमें सभी लेखक लेखन कार्य के साथ साथ जो है पत्रकारिता का भी काम करते थे, पत्रिका निकालते थे और वे पत्रकार थे। कौन लेखक उर्दू से हिंदी में आए थे? तो उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखक जो हैं बाल मुकुंद गुप्त हैं। ये बाल मुकुंद गुप्त जो है पहले उर्दू में लिखते थे, फिर बाद में ये हिंदी में लिखने लगे। अब अगला प्रश्न देखिए, अस्थिरता शब्द के प्रयोग को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का किससे विवाद हुआ? तो अस्थिरता शब्द को लेकर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो विवाद हुआ वो बाल मुकुंद गुप्त के साथ हुआ। इन दोनों लोगों में अस्थिरता शब्द को लेकर विवाद हुआ था। आलोचना में हिंदी में आलोचना का प्रारंभ किस नाटक से माना जाता है? तो संयोगिता स्वयंवर नाटक से जो है आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। संयोगिता स्वयंवर नाटक किसने लिखा था? तो ये लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था इसको। संयोगिता स्वयंवर को लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। अब आगे देखिए प्रश्न को, हिंदी साहित्य में पत्र का प्रकाशन किस युग से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में पत्र मतलब जो चिट्ठी पत्र होता है, चिट्ठी लिखना, लेटर लिखना, उसका प्रकाशन किस युग से शुरू हुआ? तो द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग से जो है लेखकों के जो पत्र जो होते थे, लेटरों को जो है एक जगह संग्रहित करके उसको प्रकाशित किया जाता था। प्रकाशित करके एक किताब का या उस तरह का रूप दिया जाता था। तो प्रकाशन की बात जो है द्विवेदी युग में शुरू हुई पत्र की। समाचार पत्र नहीं है ये लेटर है, पत्र है, जो एक लेखक के जो दूसरे लेखक को लिखता था, उस पत्र की बात की जा रही है द्विवेदी युग में। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां आप समझ सकते हैं किसकी है, सरापा की ये पंक्तियां हैं। नाद न बिंदु, ये पंक्तियां, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल,
तो ये पंक्तियाँ उन्हीं की हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहपा को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार आ चुका है ये प्रश्न। सिद्ध भारत के किस क्षेत्र में रहते थे? जो सिद्ध जो है उनका क्षेत्र क्या था, भारत के किस क्षेत्र में रहते थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? तो ये सिद्धों का जो क्षेत्र था वो पूर्वी क्षेत्र था, भारत के पूर्वी क्षेत्र में रहते थे वो सिद्ध। अब देखिए अगला प्रश्न 50वां है, जैन भारत के किस क्षेत्र में रहते थे? जैन जो है किस क्षेत्र में रह के जैन साहित्य लिखा करते थे? तो जैन पश्चिम में रहा करते थे, पश्चिमी क्षेत्र में। याद रखिए, सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी और जैनों का क्षेत्र पश्चिमी, ये क्षेत्र है। तो हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? प्रथम कवि सरहपा है, तो प्रथम रचना कौन सी होगी? ये श्रवकाचार्य। श्रवकाचार्य जो है रचना है, इसको जो है प्रथम रचना माना जाता है। और इस श्रवकाचार्य के लेखक हैं देवसेन। अब ये प्रश्न ये आएगा कि जब प्रथम रचना सरहपा जो कवि हैं, प्रथम कवि वो सरहपा हैं, सरहपा है, तो प्रथम रचना देवसेन की श्रवकाचार्य कैसे हो गई? सरहपा की रचना एक है दोहा कोश। दोहा कोश जो दोहा है उसमें फुटकर है और एक व्यवस्थित रूप में नहीं है। तो सबसे पहले जो है पुस्तक जो मिलती है वो श्रवकाचार्य की एक व्यवस्थित परंपरा में लिखी गई पुस्तक देवसेन की मिलती है। तो इसलिए जो है इनकी रचना को प्रथम रचना माना जाता है, जबकि प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। अब आके देखिए, लख पातरी 9 लख, ये गलत हो गया है, इसमें होना चाहिए 9 लख। 9, इसके आगे 9 शब्द है। 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं गोरखनाथ की हैं। गोरखनाथ ने इस पंक्तियों को कहा है। इस सिद्धों की भाषा है जो अपनी रहस्यमयी साधना पद्धतियों को इस रहस्यमयी भाषा में कहते थे, जिस भाषा को समझ लीजिए कि एक संध्या भाषा का रूप है। ये गोपनीय भाषा, संध्या भाषा मतलब गोपनीय भाषा, रहस्यमयी भाषा। पृथ्वी राज रासों की भाषा कैसी है? तो पृथ्वी राज रासों की भाषा जो है ब्रज और राजस्थानी मिश्रित है। ब्रज और राजस्थानी मिश्रित है। इसी भाषा को पिंगल कहते हैं, पिंगल भाषा। और बज्य घोर निशांत रान चौहान चौदिस, ये पंक्तियाँ जो है पृथ्वीराज रासो से है। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। तो ये इसकी पंक्तियाँ हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये तुलसीदास की कवितावली से पंक्तियाँ हैं। कवितावली से ली गई है तुलसीदास की पंक्तियाँ। अब अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल में सर्वप्रथम किस कवि ने नायिका भेद प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम जो है ये नंददास ने सर्वप्रथम नायिका भेद को प्रस्तुत किया था। रीतिकाल का वास्तविक प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रीतिकाल का वास्तविक प्रवर्तक जो है ये केशव दास को माना जाता है। समस्त रसों का निरूपण
सर्वप्रथम किसने किया? समस्त रसों का मतलब कि सारे रस, 9 रस हैं, उनका निरूपण जो है शास्त्र के रूप में, काव्य शास्त्र के रूप में सर्वप्रथम किसने किया? तो वे हैं चिंतामणि। चिंतामणि ने सभी रसों का एक निरूपित काव्य लिखा। तो ये सर्वप्रथम यही समस्त रसों का प्रयोग किए थे। अब आगे देखिए, श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस का संगोपांग विवेचन करने वाले कौन आचार्य हैं? संगोपांग का मतलब क्या होता है? सभी अंगों का, रस के सभी अंगों का विवेचन करने वाले कौन से आचार्य हैं? तो ये आचार्य हैं मतीराम। मतीराम ने ही रस के सभी अंगों का विवेचन किया है। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, तो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल को माना जाता है। यही रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और यही रीति सिद्ध एकमात्र कवि हैं। रीति सिद्ध का मतलब होता है कि ऐसा कवि जो रीति काव्य शास्त्र की परंपराओं का निर्वहन स्वतः ही हो जाता है, उससे अपने आप हो जाता है, बिना प्रयास के, प्रयास। और सब कवि जो है प्रयास करके उन सिद्धांतों का प्रयोग करते थे, उन नियमों का प्रयोग करते थे, लेकिन इनसे स्वतः हो जाता था वो सब प्रयोग, इसलिए सिद्ध होते थे। इनको सिद्ध, रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। 61 हिंदी कवियों को किसने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली में कविता करने के लिए प्रेरित किया? तो ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा कि ब्रज भाषा छोड़ के आप जो है खड़ी बोली का प्रयोग करिए। तो यही प्रेरित करने वाले सर्वप्रथम कवि थे। और इन्होंने ही कहा था कि कविता जो है हर किसी की हो सकती है, चींटी से लेके पहाड़ तक, मनुष्य पर राजा से पर्यंत तक, राजा पर्यंत मनुष्य तक, बिंदु से लेके समुद्र पर्यंत तक, जल तक, इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग में एकमात्र कौन कवि थे जो ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे? एकमात्र कवि द्विवेदी युग में थे जो ब्रज भाषा में रचना करते थे, वे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। वे पुरानी परंपराओं पर ही अपनी कविताएं लिखते चले आए, उनमें ये परिवर्तित नहीं हुए। अब आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इनकी प्रारंभिक रचनाएं इंदु में प्रकाशित हुई। इंदु में इन्होंने सबसे पहले प्रकाशन अपना देना शुरू किया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित किस युग के सबसे अधिक कवि थे? तो सबसे अधिक जो है फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित होने वाले जो कवि थे, किस युग के थे? प्रयोगवाद के। मार्क्सवाद से प्रभावित प्रगतिवाद था और फ्रायड से प्रयोगवाद। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिस क्षेत्र में प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन अज्ञे जी का है। उन्होंने ये पंक्तियां जो है प्रयोगवाद के संबंध में की है
क्योंकि प्रयोगवाद नए नए चीज़ों का प्रयोग करता था, अन्वेषण करता था काव्य पर, नए नए क्षेत्रों पे काव्य का एक नया प्रयोग करता था, इसीलिए उसके लिए अन्वेषण शब्द भी कहा गया है। आगे देखिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किसका संपादन किया? तो इन्होंने नई कविता का संपादन किया, नई कविता पत्रिका, नई कविता काव्य का संग्रह किया, इन्होंने संकलन किया, प्रकाशन किया। चक्रवाल किसकी रचना है? जो चक्रवाल दिनकर की रचना है। तो ये आपका प्रश्न हो गया। आगे और भी महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।